आप लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ चुके हैं। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और इन्हीं महाजनपदों में सर्वोच्चता सिद्ध करने की होड़ लगी हुई थी और जो है इस दौड़ में मगध सबसे आगे निकला, ठीक है ना। और यही मगध महाजनपद आगे चल कर के मगध साम्राज्य के रूप में उभरा। मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। आप लोगों को पता होगा अंग, मगध और लिच्छवी ये 3 महाजनपद थे जो कि बिहार में अवस्थित थे और जो मगध था ये बाद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। तो चलिए हम मगध के बारे में बात करते हैं। जो मगध का जो स्रोत है ये अथर्ववेद में, सबसे पहले अथर्ववेद में इसका वर्णन है और महाभारत में भी इसका वर्णन है। आप लोगों ने महाभारत तो पढ़ा और देखा भी होगा सीरियल, तो इसमें एक जरासंध का वर्णन आता है। जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में पराजित किया था और ये जो जरासंध था यह वृद्धरथ का पुत्र था, वृद्धरथ का। और यह वृद्धरथ जो था मगध साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का संस्थापक वृद्धरथ था और इसका पुत्र जरासंध था। आगे चल कर के इसी साम्राज्य में एक हर्यक वंश की स्थापना होती है जो कि जिसका संस्थापक बिंबिसार था, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व तक इस पर शासन किया, लगभग 52 वर्षों तक, बहुत लंबी अवधि तक शासन किया। और इसने गिरिव्रज मतलब कि आज का राजगिर या राजगिरी बोलते हैं, इसको अपना राजधानी बनाया। और बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का, माफ़ कीजिएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महात्मा बुद्ध इसके मित्र थे, मतलब कि ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था, ठीक है। और आगे इसकी हम चर्चा करते हैं। इसको श्रेणी कहा जाता था, ठीक है ना। इसको बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी मतलब कि सेना रखने वाला। और यह पहला ऐसा राजा या शासक था जिसने कि प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत अच्छे तरह से इसने काम किया और इसने अपने साम्राज्य का काफ़ी हद तक विस्तार किया। और इसमें विस्तार में जो है विजय और विस्तार की नीति में 2 नीति को अपनाया इसने। एक तो वैवाहिक नीति और दूसरा विजय की नीति। वैवाहिक नीति में इसने 3 शादियाँ की। पहला शादी इसका जो हुआ कौशल नरेश, महाकोशला देवी जो थी, कौशल नरेश की पुत्री थी, उससे शादी हुआ। और ये जो महाकोशला थी प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इस विवाह के तहत उसको काशी दहेज में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो काशी दहेज में प्राप्त हो गया। उसके बाद में दूसरी पत्नी दूसरी पत्नी चेलना थी। ये जो थी लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है ना। लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी कहाँ पे है? ये जो आज का मुजफ्फरपुर एरिया है, इसको लिच्छवी कहा जाता था उस समय में, ठीक है ना। उसके बाद में चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। ये बौद्ध स्रोत बोलता है, लेकिन जैन लोग इससे सहमत नहीं हैं। उसके बाद में जो तीसरी पत्नी थी ये क्षेमा थी। ये मद्र नरेश की पुत्री थी। मद्र जो है आज का पंजाब एरिया जिसको बोला जा सकता है, पंजाब एरिया था। और देखिए इन्होंने विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जब हम आधुनिक भारत पर पढ़ेंगे, यूरोपियों का भारत में आगमन, तो वहाँ पे एक अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क की चर्चा होगी। उसने भी विवाह की नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु। तो चलिए हम फिर से बिंबिसार की चर्चा करते हैं। बिंबिसार ये उसके बाद में जब 3 पत्नियां हो गई, उसके बाद में हम इसके विजय अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। विजय अभियान के तहत इसने सबसे पहले अंग प्रदेश पर हमला किया और वहाँ का जो शासक था ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अंग को मगध में मिला लिया। उसके बाद में दूसरा आक्रमण इसने अवंती पे किया। अवंती मतलब कि आज का मध्य प्रदेश का एरिया। और आगे जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में जब पढ़ते तो उसमें ये वर्णन आता है कि अशोक सम्राट बनने से पहले, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले अशोक जो था अवंती का गवर्नर था, ठीक है। तो चलिए बिंबिसार ने क्या किया। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में कभी कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। जो बिंबिसार था ये मगध
शासक था, मतलब कि हर एक वंश का संस्थापक था। लेकिन जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, चलिए बिंबिसार ने क्या किया कि अवंती पे आक्रमण किया। उस समय चंड प्रदोत इसका शासक था। और जब युद्ध हुआ तो ये अनिर्णायक हुआ, ये ड्रॉ हो गया, ये मैच ड्रॉ हो गया। तो जब ड्रॉ हो गया तो इन दोनों ने संधि कर ली। देखिए संधि कर ली और ये संधि इन लोगों का दोस्ती में बदल गया। बाद में क्या होता है, चंड प्रदोत को पीलिया रोग होता है, जिसको पांडु रोग बोलते हैं, पीलिया रोग होता है। और जब पीलिया रोग होता है तो एक राजवैद्य था बिंबिसार का, जिसका नाम चरक है, चरक को भेजा इन्होंने चरक उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। और देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में भी चरक को उसने भेजा था, महात्मा बुद्ध की भी सेवा में। उस समय का नामी गिरामी ये राजवैद्य था चरक, ठीक है। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा और 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक यह शासन किया। इसने भी अपने पिता के जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसको आगे बढ़ाया। और इसके तहत सबसे पहले उसने, देखिए उस समय तो प्रसेनजीत जो था वो महाकोशला का भाई था, लेकिन इस समय वह राजा बन चुका था। तो इसने प्रसेनजीत को पराजित किया कौशल नरेश को, और उसको संधि पे वाद किया। जब संधि हो गया तो उसके बाद में जो कौशल राजकुमारी थी वजीरा से विवाह किया, ठीक है। वजीरा से विवाह किया। उसके बाद में इसने वजी पे आक्रमण किया। वजी मतलब कि जो आज का वैशाली वाला इलाका है, वजी पे आक्रमण किया। और देखिए जो गंगा नदी के उत्तरी छोर पे ये वजी है और दक्षिणी छोर पे पटना है। और पटना से मतलब 200-250 किलोमीटर के आसपास में ये राजगीर है। तो अब भाई वहाँ से आकर के इसको आक्रमण करने में परेशानी हो रही थी, तो इसने पटना, जो आज का पटना है, वहाँ मतलब गंगा नदी के किनारे इसने एक छावनी बनाया जिसको पाटिल ग्राम बोला जाता है। उसने एक छावनी बनाया और वहीं से उसने इसमें वजी संघ पे आक्रमण किया। इसके तहत अजातशत्रु था जो ये छल प्रपंच भी किया। वजी के जो मंत्री थे उनमें उसने फूट डाला, लोगों को आपस में लड़ाया, उसके बाद में वहाँ पे आक्रमण किया। और सबसे खासियत क्या थी इस युद्ध की, अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे घातक हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है। तो पहले तो उन लोगों में फूट डाला, उसके बाद में ये जो दो हथियार थे इसका प्रयोग किया। जैसे आज मान लीजिए कि भारत के पास राफेल आ गया है तो दुश्मन कैसे डर रहे हैं, तो वैसे ही इसके पास बहुत ही घातक हथियार थे। उसके बाद में अवंती देखिए जो बिंबिसार था उसने भी अवंती पे हमला किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। फिर उन दोनों में संधि हो गई थी। लेकिन तब भी अभी भी जो अवंती जो था प्रबल शत्रु था इसका मगध साम्राज्य का, इसलिए अजातशत्रु ने क्या किया कि किलेबंदी कर दी, राजगिरी की किलेबंदी की। और ये भी आप जानते ही होंगे कि राजगिर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और उस समय शासक जो था वो अजातशत्रु था, ठीक है ना, अजातशत्रु था। इसके बाद में उदयन आता है, अजातशत्रु के बाद में उदयन आता है या उदयभद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और यह 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध की गद्दी पर, और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, ठीक है ना, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो देखिए इसके पहले अजातशत्रु और बिंबिसार कहाँ से राज किए, राजगिरी से। और इसने एक प्रथम शासक था जो कि पाटलिपुत्र का स्थापना भी किया और उसको वहाँ पे अपनी राजधानी को चेंज भी किया। देखिए राजधानी को बदलने का मुख्य कारण यह था कि अब गंगा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पे इसका साम्राज्य विस्तार हो गया। तो पटना उचित जगह था जहाँ से दोनों तरफ कंट्रोल किया जा सकता था, दोनों तरफ निगरानी रखा जा सकता था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कई सारे शासक आए, लेकिन जो नागदशक था, नागदशक अंतिम शासक हुआ मगध साम्राज्य का। और नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसके पहले जो नागदशक था ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। उसके बाद में
शिशुनाग ने इसको अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की स्थापना की। और ये शिशुनाग कौन था? नागदशक का मंत्री था, जिसको अमात्य कहा जाता था उस समय। उसको वह क्या हुआ, नागदशक जो था योग नहीं था, तो इसको अपदस्थ करके खुद ही गद्दी पे बैठ गया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। और नागदशक जो था सबसे पहला काम किया, वैशाली को अपना राजधानी बनाया। ठीक है ना। इसके पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को की स्थापना की और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। उसके बाद में शिशुनाग जो है, शिशुनाग वैशाली को अपना राजधानी बनाया। और देखिए अभी तक अवंती को कोई भी जीत नहीं पाया था, लेकिन शिशुनाग था उसने अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया, अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अवंती को अभी तक कोई जीत नहीं पाया था, लेकिन शिशुनाग अवंती को भी जीत लिया। अब शिशुनाग के बाद कालाशोक आता है। कालाशोक ये पाटलिपुत्र फिर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया। ठीक है ना। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा कि उदयन जो था पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, स्थापना भी किया और राजधानी भी बनाया। अब कालाशोक था, कालाशोक पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और कालाशोक जो था इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, उसके बाद में गंगा पार आ जाते हैं उत्तर साइड में, तो वैशाली में हुआ दूसरा। फिर गंगा पार करके दक्षिण साइड चले जाएंगे। यहाँ देखिए इधर मान लीजिए कि यहाँ पे राजगीर है, तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हो गया। उसके बाद में सीधे ये गंगा नदी है, गंगा नदी को पार करके इधर आ जाइए दक्षिण में, उत्तर में। तो उत्तर में वैशाली में अपना वो कर लिया। उसके बाद में फिर पटना चला गया, मतलब कि तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र हुआ। और चौथी बौद्ध संगीति यह हुआ जम्मू कश्मीर में, कुंडल वन जिसको बोलते हैं, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ। तो प्रथम राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस तरह से टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए। चलिए उसके बाद अब आते हैं अपने विषय पे। तो कालाशोक के बाद में, उसके बाद में नंदीवर्धन जो था अंतिम शासक हुआ शिशुनाग वंश का। उसके बाद में नंद वंश की स्थापना हुई, जो कि 344 से 322 ईसा पूर्व तक चला। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद तो बहुत ही योग्य शासक था और इसका संस्थापक था। ठीक है ना, योग शासक था और इसका संस्थापक था। और इसने अपने सीमाओं का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा किया और एकारट की उपाधि इसने धारण की। खुद को एकारट कहा इसने, और यह निम्न कुल का था। और अपनी विजय अभियान के तहत इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, कलिंग पर, और विजय स्मृति के रूप में वहाँ से जीन की मूर्ति को ही उठा लाया था। ठीक है ना। उसके बाद में अंतिम शासक जो है इस वंश का घनानंद हुआ। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, घनानंद सिकंदर का समकालीन था और अंतिम शासक था। और देखिए जब सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकला था, तो जब वह भारत आया तो उसकी सेना जो है व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। और वे लोग, मतलब उसकी सेना डर गई थी, मतलब इतनी विशाल सेना घनानंद की थी, मतलब कि इसमें हाथी का सेना था इसके पास में, हस्ती सेना। तो इसकी हस्ती सेना से सिकंदर की सेना डर गई और व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है। और इसके बाद में घनानंद को जो है, घनानंद की हत्या करके इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या किया घनानंद का और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। और ये देखिए इतिहास में जो ये चाणक्य जो थे, चाणक्य का इसने घनानंद ने वो अपमान किया था। और चाणक्य ने इसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, उसको उस योग्य बनाया और उसके बाद में घनानंद को युद्ध में हराया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। अब देखिए आपको सोचकर ये हैरानी हो रही होगी कि जब 16 महाजनपद थे उसमें मगध ही ऐसा क्यों हुआ कि मगध साम्राज्य का ही उत्कर्ष हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। तो जो सबसे बड़ी बात थी कि जो उस एरिया में लोहे की अनेक खानें थी और लोहे से हथियार बनाए जाते थे। ठीक है ना, ये पहला कारण था। और जो हथियार बनाए गए, महाशिलाकंटक, रथ मूसल जैसे घातक हथियारों का आविष्कार हुआ। उसके बाद में जो मगध क्षेत्र आप देखिएगा तो ये गंगा नदी
क्या के मतलब दक्षिणी और जो फैला हुआ था, दक्षिणी और उत्तरी दोनों तटों पे फैला हुआ था। तो जो गंगा का क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण वहाँ पे कोई अकाल की समस्या नहीं थी, लोग समृद्ध थे, आर्थिक रूप से मतलब कि समृद्ध थे, आर्थिक संसाधन वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। और उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात थी, हस्ती सेना, हाथी की सेना थी। उसमें मगध साम्राज्य के पास में बहुत बड़ी हाथी की सेना थी। तो हाथी को लेकर के जब जाते थे दुश्मनों के दुर्गों पर, तो वहाँ अफरा तफरी मच जाता था और वहाँ पे उसको कैप्चर करने में बड़ा ही आसानी होता था उनको। उसके बाद में जब हम राजगीर और पाटलिपुत्र की बात करते हैं, तो ये ऐसे जगह पे सिचुएटेड है कि यहाँ पे दुश्मनों का आना थोड़ा सा बड़ा ही टफ काम था। जैसे अगर हम पटना की बात, अगर हम राजगीर की बात करते हैं तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगर हम पटना की बात करते हैं तो यह 4 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, गंडक, सोन, घाघरा आदि। उसके बाद में इन सब चीज़ों के अलावा जो वहाँ के शासक हुए वो काफ़ी योग्य हुए, उनमें अदम्य साहस था, साहस की कोई कमी नहीं थी, वो लोग जोखिम उठाने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से आप मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसा हुआ इसको भी समझ गए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके जितने भी थे इससे रिलेटेड वो भी आप समझ लिए। अब मुझे लगता है कि जो आपको एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद में हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।